इज़राइल और फ़लस्तीन का जो विवाद चल रहा था उसका दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। तो दूसरा भाग क्या है इसको हम ज़रा समझते हैं। दूसरा भाग तो पहले मैं बता चुका हूँ, इससे पहले वाले वीडियो पे आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है इज़राइल, वेस्ट बैंक और गाजा वाला जो क्षेत्र है, इस पर यूनाइटेड नेशंस का कब्जा आ गया था। कब? जब 1948 में ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया। और क्षेत्र किसके हाथों में छोड़ा? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के हाथ इसको छोड़ दिया। और संयुक्त राष्ट्र के हाथ में इसको सौंपने के बाद इस क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? प्लान बनाया, और प्लान बना करके 55% जो हिस्सा है इस भूमि क्षेत्र का वो यहूदियों को प्रदान कर दिया, और 45% हिस्सा अरबी लोगों को प्रदान कर दिया। जहाँ पर 1964 में PLO की स्थापना हो गई और यहूदी लोगों ने अपने देश का निर्माण कर लिया। उस देश का नाम उन लोगों ने रखा इज़राइल। इस तरीके से इन लोगों ने अपने देश का नाम रख लिया था इज़राइल। और इज़राइल बहुत खुश था। हालांकि ये जो क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत खुश था। जबकि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस ने ये जो जेरूसलम वाला इलाका है, तो जेरूसलम जो है 3 तरह के धर्मों के लोगों के लिए पवित्र माना जाता है। एक यहूदियों के लिए भी बहुत पवित्र है ये, दूसरा क्या है? मुसलमानों के लिए भी बहुत पवित्र है ये, और तीसरा क्या है? तो यहाँ पर ईसाइयों के लिए भी बहुत पवित्र है। इसलिए पवित्र होने के कारण यूनाइटेड नेशन ने इसको अपने अधीन रखा हुआ है, अभी भी है, ठीक है। हालांकि क्षेत्रों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है, इज़राइल और फ़लस्तीन दोनों का ही। तो इस क्षेत्र पर इस तरीके से विभाजन प्लान आया हुआ था। इसके बाद घटनाएं क्या हुई हैं उसको हम थोड़ा सा देखें। तो इसके बाद फिर युद्ध होते हैं। देखो जैसे ही क्या हुआ, ये जैसे ही यहाँ पर इज़राइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, उसके बाद युद्ध आरंभ हो गया। प्रथम वाला युद्ध, प्रथम इज़राइल युद्ध उसको बोलते हैं, इज़राइल अरबी युद्ध। क्या हुआ था उस युद्ध में? तो मिस्र ने इज़राइल के ऊपर आक्रमण कर दिया, इधर से जॉर्डन ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, इधर से सीरिया ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और ऊपर से लेबनान ने। तो चारों देशों ने क्या कर लिया? इसको घेर लिया इज़राइल को। अब नया नया देश बना हुआ था, तो बड़ा मुश्किल के संकट के दौर से वो गुजरने लग गया। लेकिन अंततः क्या हुआ? 1948 का जो प्रथम युद्ध था इन लोग का, इज़राइल वालों का, इज़राइल ने मिस्र को हरा दिया, जॉर्डन को हरा दिया, सीरिया को हरा दिया और लेबनान को हरा दिया। पूरी दुनिया सकते में आ गई कि बाप रे इतना छोटा देश, और इसने क्या कर दिया? इतने बड़े बड़े देशों को इसने हरा दिया। लोग डरने लग गए, बाप रे इतना ताकतवर है। क्लियर बात है। तो 1964 में उसके बाद यहाँ पर PLO की स्थापना हो गई, वेस्ट बैंक में देख रहे हो, और इन लोगों ने अपने आप को फ़लस्तीन क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर क्या हुआ? द्वितीय वाला युद्ध हुआ। तो द्वितीय वाला जो युद्ध था 1967 का टाइम है ये। 1967 में द्वितीय इज़राइल के साथ में युद्ध हुआ। तो इस बार इज़राइल ने अति कर दिया। इज़राइल ने क्या किया? फिर से लेबनान को हराया, सीरिया को हराया, जॉर्डन को हराया, मिस्र को हराया, और उसके बाद पूरा का पूरा जो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है, देखो जब ये पहली बार लड़ाई हुई थी, जॉर्डन ने क्या किया था? वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। तो जॉर्डन का जो वेस्ट बैंक वाला एरिया, इस पर पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया इज़राइल ने, और इज़राइल ने पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक का एरिया उसको लूट लिया, ठीक है। दूसरी तरफ से उसने मिस्र को पूरा का पूरा जीत लिया, मिस्र पर कब्जा कर लिया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि मिस्र डरा, कुछ समय तक के उसके अधीन रहा मिस्र। आगे चल करके मिस्र ने क्या किया? 1969 में मिस्र ने कहा कि भाई हम आपको क्या करते हैं, एक अलग देश का आपको दर्जा देते हैं, यानी कि इज़राइल को कहा। और अलग दर्जा देने के कारण इज़राइल ने क्या किया? मिस्र को छोड़ दिया, और वेस्ट बैंक वाला एरिया उसी के पास में रहा, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद द्वितीय वाला युद्ध हो गया, ठीक है। द्वितीय वाला युद्ध की कहानी यहाँ पर से हुई। इसके बाद वेस्ट बैंक इसके कब्जे में था। लेकिन आगे चल करके फिर घटनाएँ क्या हुई? आगे चल करके यहाँ पर वेस्ट बैंक के प्रधानमंत्री, यहाँ उस टाइम पे फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री और इजराइल के प्रधानमंत्री, 1992 का समय था जब दोनों देश के नेता मिले और दोनों ने एक समझौता किया कि हम क्या करते हैं, किसी न किसी हम शांति के उस पर पहुँचते हैं, शांति के समझौते पर। इसलिए क्या किया गया, इसमें यूनाइटेड नेशंस की भी भूमिका रही और अमेरिका की भी भूमिका रही, और दोनों ने मिल करके क्या करवाया, इन दोनों के बीच में समझौता करवाया। इसलिए क्या किया गया, इस पूरे क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया। एक तो क्या एरिया था जिसमें फ़लस्तीनी लोग रहते हैं, ये लोग रहा, और दूसरा वाला एरिया था जिसमें केवल यहूदी लोग रहते हैं, वो वाला एरिया रहा, और तीसरा वाला जो क्षेत्र था उसमें केवल कौन लोग रहते हैं, दोनों लोग रहते थे, ऐसा वाला एरिया था। तो 3 भागों में ये बट गया। कौन सा क्षेत्र? तो ये वेस्ट बैंक वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये 3 भागों में बट गया। इजराइल का क्षेत्र अपने हाथ में ही रहा, वो तो छोड़ेगा नहीं दोबारा, है ना, और युद्ध में भी जीत चुका है।
तो इसलिए क्या हुआ, फ़लस्तीन के हाथ में एक क्षेत्र आ गया, यहूदियों के हाथ में एक क्षेत्र आ गया, और ऐसा क्षेत्र भी था जो दोनों के नियंत्रण में भी था। इस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के कारण इनके बीच में विभाजन हो गया और 1992 में ऐसी स्थिति निकल करके आई। और उसके बाद फिर 1993-94 तक के दोनों को क्या किया गया, यानी कि इजरायली प्रधानमंत्री को और दूसरी तरफ से इजरायली राष्ट्रपति को और फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री को क्या किया गया, नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। तब लगा कि ये संकट अब समाप्त हो जाएगा, लेकिन यहीं से घटना बदल गई। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद यहाँ पर यहूदियों के जो पीएम थे उनकी भी हत्या हो गई, राबिन जिनका नाम था। उसके बाद फिर फ़लस्तीनियों के जो प्रधानमंत्री थे उनका भी, अच्छा ये राष्ट्रपति थे, इनकी हत्या हो गई। यहाँ पर से फ़लस्तीन के प्रधानमंत्री की हत्या कर दी। किन लोगों ने हत्या की, यहाँ यहूदी राष्ट्रवादियों ने हत्या की और फ़लस्तीनियों के राष्ट्रवादियों ने भी हत्या कर दी। इनको लगा यार ऐसा कैसे हो सकता है, इस क्षेत्र को दे दिया है तो इस क्षेत्र को देना नहीं चाहिए था। पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक वाला है वो यहूदियों का है, ये लोग ऐसा मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ से फ़लस्तीन लोग मानते थे कि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो हमारा ही क्षेत्र है। इसलिए क्या हो गया, दोनों के बीच में विवाद निकल करके पुनः आ गए, दोनों पीएम मारे गए। अब दोनों पीएम मारे जाने के बाद क्या हुआ, फ़लस्तीन क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में राष्ट्रवाद बढ़ने लग गया। तो फ़लस्तीन क्षेत्र में हमने देखा था पीएलओ है, पहले से ही काम कर रहा है। तो पीएलओ के साथ में एक और पार्टी, पीएलओ के जो पार्टी थी वहाँ पर शासन करती थी वो फतह पार्टी थी, उसकी जगह पर फिर एक और पार्टी आ गई, गाज़ा पार्टी, जो क्या था, केवल यहाँ पर गाज़ा पार्टी, या इसको गाज़ा पार्टी बोलना ठीक नहीं, हमास बोलते हैं, हमास। तो हमास नामक एक गुट आ गया जो गाज़ा पट्टी में निवास करता था। हालांकि इसका प्रभाव वेस्ट बैंक पर भी था और इसके अलावा यहाँ पर फतह भी था, ठीक है। तो आगे चल करके क्या हुआ, 2006 में फ़लस्तीन में चुनाव हुए और 2006 के फ़लस्तीन के जो चुनाव हुए उसमें हमास पार्टी जीत गई। अब जब हमास पार्टी जीत गई तब उसने क्या किया, यहाँ पर से बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद को फैलाने लग गया और आतंकवादी घटनाएं भी जो हैं वो बढ़ाने लग गया, जेरूसलम के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। इसलिए क्या हुआ, फतह पार्टी और इसके बीच में एक गृह युद्ध छुड़ गया और पूरा का पूरा जो फ़लस्तीन वाला ये क्षेत्र देखते हो और ये क्षेत्र देखते हो, इन दोनों क्षेत्रों में गृह युद्ध छिड़ गया। अब गृह युद्ध छोड़ने का परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बड़ी मात्रा में जब गृह युद्ध हुआ तब यूनाइटेड नेशंस को फिर यहाँ पर दबाव डालना पड़ा और उसके बाद थोड़ी धीरे धीरे करके यहाँ पर शांति उभरनी शुरू हुई। और फिर क्या हो गया, गाज़ा क्षेत्र में राष्ट्रवादी जो जिसको कहना चाहिए कि एक तरीके से आतंकवादी, या कहना चाहिए कि जो आतंकवादी तो नहीं कहते इनको, एक तरीके से कहना चाहिए इनको ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट में है ना, ज़्यादा उग्रवादी हैं। इन लोगों ने क्या किया, गाज़ा पट्टी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और बाकी का जो फतह वाला एरिया है वो यहाँ पर रहा, क्लियर बात है। लेकिन ध्यान में रखना अब विवाद ख़त्म नहीं हुआ है। विवाद क्या हुआ है, तो इजराइल ने जब वेस्ट बैंक को जीता था तो ढेर सारे इजरायली लोग भी क्या रहने लग गए थे, वेस्ट बैंक के क्षेत्र में रहने लग गए थे। अब इजरायली लोग बहुत सारे वहाँ पर क्षेत्र में रहते हैं, है ना, और वहाँ पर फ़लस्तीन लोग भी रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है यहाँ पर छोटे छोटे 100 टुकड़े हैं। इन 100 टुकड़ों से 100 से भी ज़्यादा टुकड़े हैं, उन क्षेत्रों पर क्या करते हैं, फ़लस्तीन लोग रहते हैं और बाकी क्षेत्रों पर कौन रहते हैं, इजरायली लोग रहते हैं। इसलिए क्या होता है, उन दोनों के बीच में क्लैशेस होते रहते हैं और फिर विवाद बढ़ते रहता है। अरे बात, अब ये स्थिति रह गई है पूरी की पूरी। मतलब क्या है, गाज़ा पट्टी में कौन, हमास राज कर रहा है, वेस्ट बैंक वाले क्षेत्र में कौन, यहूदी लोग भी रह रहे हैं और फ़लस्तीनी लोग भी रह रहे हैं, दोनों के दोनों रह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और इजराइल अपना पूरा का पूरा कब्जा रखा हुआ है अपने क्षेत्रों में, उसको कोई कुछ नहीं कर पाया है। अब वर्तमान में जो विवाद उठा था वो क्या था, हम अब इसको समझते हैं। वर्तमान का विवाद इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में क्या था, अभी हाल ही का विवाद था। तो शेख जर्रा के मुद्दे से ये शुरू हुआ था। शेख जर्रा एक्चुअल में है क्या, तो शेख जर्रा ये जो देखते हो ये वाला क्षेत्र जेरूसलम का क्षेत्र, जेरूसलम का एक क्षेत्र है छोटा सा, जहाँ पर कौन रहते हैं, जहाँ पर फ़लस्तीनी भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं। तो उन लोगों के बीच में क्या हुआ, वाद विवाद हो गया और वहाँ पर रैलियाँ निकाली गई। और रैलियाँ निकालने के बाद जो फ़लस्तीन लोग थे, वहाँ पर एक मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद, उस अल अक्सा मस्जिद में फ़लस्तीनी लोग चले गए और फ़लस्तीन लोगों के जाने के कारण फ़लस्तीन लोग वहाँ चले गए। इस कारण क्या हुआ, इजराइल ने एक आरोप लगाया कि वहाँ पर लोग पत्थर लेकर के गए थे उस मस्जिद के अंदर और फिर इजराइल ने क्या किया, अपनी सेना का प्रयोग वहाँ पर किया और वहाँ पर पत्थर पकड़े हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की। और यहाँ पर फ़लस्तीनियों का कहना कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था।
और इसराइल ने हमारे साथ क्या जोर ज़बरदस्ती किया, वहाँ पर बुलेट के जो गोलियाँ होती हैं, रबड़ वाली गोलियाँ, उसको फायर किया। इसलिए क्या हुआ, दोनों क्षेत्रों के बीच में विवाद शुरू हो गया और इस क्षेत्र से हटाने के लिए जो इजराइल सेना है उस पर दबाव डाला गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये वाला क्षेत्र भले गाज़ा का नहीं है, हमास का नहीं है, तो गाज़ा का राष्ट्रवाद यहाँ से जाग गया इजराइल के इस घटना से या इजराइल के इस कृत्य से। इसलिए फिर क्या हुआ, गाज़ा क्षेत्र जो है वहाँ पर से बड़ी बड़ी मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के ऊपर छोड़े जाने लग गई, आपने देखा होगा। और यहाँ पर से इसके पास क्या है, एक आयरन डोम है, तो आयरन डोम क्या कर रहा था, इनको पकड़ रहा था। ऐसे ऐसे जो आ रहे थे इनके ऊपर बहुत सारी मिसाइलें, उनको क्या कर रहा था, वो पकड़ रहा था। ये वाला आपने देखा होगा, फोटो बड़ा प्रसिद्ध हुआ ये वाला। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, ये जो मामला है वो आगे बढ़ने लग गया। इसके बाद इजराइल ने इसका बदला लेते हुए उसमें 130 से ज़्यादा कहते हैं कि गाज़ा क्षेत्र पर उसने एयर स्ट्राइक किया और वर्तमान में मामला जो है वो शांत हुआ है। ठीक है, तो ये वर्तमान का विवाद भी मैंने इसमें समझा दिया। अब ध्यान में रखना है कि CGPSC प्रश्न क्या पूछेगा। ठीक है, तो CGPSC प्रश्न पूछेगा कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में विवाद का मूल कारण क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में वर्तमान में जो विवाद का मुद्दा है, वर्तमान में कहें या मूल मुद्दा भी अगर हम लोग उठा लें, तो मूल मुद्दा क्या है इसका, तो ज़मीनी विवाद है मूल मुद्दा। ठीक है, ज़मीनी विवाद। और वर्तमान मुद्दा क्या है, तो इजराइल के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो उसने क्या किया, वेस्ट बैंक में ज़बरदस्ती क्या कर रहा है, अपना कॉलोनाइजेशन कर रहा है, अपने लोगों को बसा रहा है, इस तरह का उसके ऊपर आरोप लगा है। इसके अलावा फ़लस्तीनी लोग जो हैं वो यहाँ के लोग तो सरल सीधे लोग हैं, उनके साथ शोषण हो ही रहा है बेचारों के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं और अपना अलग देश चाहते हैं और इजराइल का जो दबाव है उसको वो कम करना चाहते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच। तो ये दो बातें बोल देना है ना। एक तो क्या है, एक ज़मीनी विवाद है, मुख्य रूप से जो विवाद है वो ज़मीन का संबंधी विवाद है, और दूसरा जो है वो पलायन संबंधी विवाद है, उसको लेकर के दोनों के बीच में विवाद हो रहे हैं। इसका मूल कारण बता दिए। यूनाइटेड नेशंस की भूमिका पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो क्या कहोगे, 1948 में इस क्षेत्र का आधिपत्य प्राप्त करने के उपरांत यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इस क्षेत्र का विभाजन प्लान लाया 1948 का, जिसके आधार पर इजराइल को 55% और फ़लस्तीन को 45% हिस्सा प्राप्त हुआ। ये बात कह दोगे। आगे चल करके जब यहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हुई फ़लस्तीन में, तो यूनाइटेड नेशन ने यहाँ हस्तक्षेप करके पुनः शांति बहाली करने की कोशिश की और वर्तमान में भी वहाँ पर क्या कर रहा है, वो शांति बहाली करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की एक और संस्था है UNHRC, यानी कि यहाँ पर मानवाधिकार संगठन, मानवाधिकार आयोग है यूनाइटेड नेशन का UNHRC। उसने क्या किया है, उसने भी इस क्षेत्र में इजराइल के कृत्यों को गलत ठहराया है। हालांकि हम लोग पूरा इजराइल को भी गलत नहीं मान सकते, क्योंकि उसने तो एक क्षेत्र पूरा का पूरा एक बार जीत लिया था और लौटाया भी उस क्षेत्र को शांति स्थापित करने के लिए। किंतु ऐसा हम लोग केवल इजराइल को ही गलत ठहराएंगे, ऐसा करना भी ठीक नहीं है, और फ़लस्तीनियों को ही गलत ठहराएं, ऐसा भी ठीक नहीं है ना। तो अपन लोग यही बात कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन की UNHRC ने ऐसा कहा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर शांति स्थापित के लिए क्या करना चाहिए, तो शांति की स्थापना के लिए मानवाधिकारों पर बल देना चाहिए और मानव को केंद्र में रख करके दोनों पक्षों के बीच में संवाद स्थापित करके पुनः इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की जानी चाहिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इस तरीके से अपन बोल करके क्या करेंगे, अपनी बात को पूरी करेंगे और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो पेपर होने वाला है मुख्य परीक्षा का, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा इजराइल और फ़लस्तीन वाले मामले में, तो उसको बड़ा ध्यान से देख करके जाइएगा। और मेरे को लग रहा है कि 60 शब्द में जैसे पूछा हुआ था भारत बोलता हूँ साउथ चाइना सी वाला जो मामला है, उसी तरह का मामला ये पूछने की संभावना वहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो 60 शब्द, लेकिन मैं समझता हूँ 100 शब्द तक आपको इसको तैयार करके जाना चाहिए और उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव मुझे दीजिएगा। और मेरा नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो मेरे फेसबुक ID से निकाल सकते हैं, वहाँ जा कर के मेरा नंबर निकाल सकते हैं और मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और किसी भी तरह की सहायता चाहिए होगी तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं फ़ोन पर भी सहायता करता हूँ। और मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम भी चल रहा है,
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी, आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ मेरे यहाँ करके दे सकते हैं। और बस इन्हीं के साथ, इन्हीं बातों के साथ अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।